Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will be discussing about fibrinolytic drugs or thrombolytics. Okay, so what are these drugs? These are the drugs which are used to lyse the clot to recanalize the occluder. एक blood vessel है उसमें clot बन गया है उसको lyse करना है. These drugs has been used mainly कौन सी arteries में कोरोनरी आर्टरीज में. ठीक है, तो जनरल एक वो क्या होता है कि एक प्लाज्मिनोजन है. ठीक है, ठीक है, प्लाज्मिनोजन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन. ठीक है, उसके लिए एक्टिवेटर्स हैं. ठीक है, उन एक्टिवेटर्स को इनहिबिट करने के लिए इनहिबिटर्स हैं. ओके, एक्टिवेटर्स अब अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो प्लाज्मिन था. ये प्लाज्मिन क्या करता है, जो फाइब्रिन बना हुआ है, जो क्लोट में फाइब्रिन बना हुआ है, उस फाइब्रिन को फ्रैगमेंट में तोड़ दिया. दीज आर सोल्यूबल फ्रैगमेंट. ठीक है, ऐसे लाइज कर दिया क्लोट को. सो द हीमोस्टैटिक प्लग ऑफ प्लेटलेट बन गया. कहाँ पे बना? एट द साइट ऑफ इंजरी टू ब्लड वेसल बाय इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक पाथवे, हमें पता है. ठीक है, तो फिब्रिन जो था उसमें, दिस फिब्रिन हैज़ बीन ओवर देयर. ठीक है, फिब्रिन डेपोजिशन था जिसकी वजह से देयर इज अ थ्रोम्बस फॉर्मेशन. जब एक बार ये वेसल रिपेयर हो गया तो जो फिब्रोलिटिक सिस्टम है दैट इज़ एक्टिवेटेड टू रिमूव द फिब्रिन. ठीक है, और जो एंजाइम चाहिए होता है टू डाइजेस्ट दिस फिब्रिन दैट इज़ प्लाज्मिन. और प्लाज्मिन बनता किससे है? प्लाज्मिनोजन से. एंड दैट इज़ एक्टिवेटेड बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. ठीक है, और ये बनता किससे है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दैट इज़ फॉर्म्ड एट द प्राइमरली किससे बनता है? वस्कुलर एंडोथेलियम से. ठीक है, तो जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है वो सिलेक्टिवली एक्टिवेट करता है. एक तो फिब्रिन बाउंडेड प्लाज्मिनोजन से जो थ्रोम्बस में है, एंड एनी प्लाज्मिन दैट इज लेकिंग वो किससे इनएक्टिवेट हो गया? एंटीप्लाज्मिन से. ठीक है, तो एंटीप्लाज्मिन से अगर कोई प्लाज्मिन लैक कर रहा है, अगर प्लाज्मिन ही खत्म होता जा रहा है, सो प्लाज्मिन लीक करेगा तो जो फिब्रिन है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, प्लाज्मा में जो फिब्रिन नॉर्मली प्रेजेंट है विदाउट क्लोट, तो वो उसको भी इनहिबिट करेगा, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो अगर कोई प्लाज्मिन लीक कर रहा है दैट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय सर्कुलेटिंग एंटी प्लाज्मिन्स. ठीक है, जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है दैट इज इट्स सेल्फ इनएक्टिवेटेड बाय प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटेड इनहिबिटर्स. ठीक है, PI 1 and 2. ठीक है, अभी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, फाइब्रोलिटिक ड्रग्स के बारे में. ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन सी है? स्ट्रिप्टोकाइनेस, STK. कहाँ से मिलती है? दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय बीटा हिमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई ग्रुप C. ठीक है, तो ये फर्स्ट फाइब्रोलिटिक ड्रग्स थे दैट वाज यूज क्लिनिकली, लेकिन इसको अभी इम्प्लॉय नहीं किया जाता. कारण क्या है? दैट इज़ नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक. नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक का मैंने अभी मतलब बताया भी था कि ये दोनों को, एक तो सर्कुलेटिंग फाइब्रोजन है. ठीक है, और एक जो फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिन है, वो जो दोनों को ये करता है, सर्कुलेटिंग को भी, सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजेंस को भी, और जो फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिन है उसको भी, दोनों को एक्टिवेट कर दिया. ठीक है, तो इससे ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा है ना. ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज की बात करें सबसे पहले, तो इसमें ना लोडिंग डोज चाहिए होती है. दैट इज़ डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज कैसे है? लोडिंग डोज चाहिए क्यों है? क्योंकि स्ट्रिप्टोकाइनेस किससे मिलता है? स्ट्रिप्टोकोकाई से. तो इन आवर लाइफ वी मस्ट हैव इन्फेक्टेड विद स्ट्रिप्टोकोकाई. ठीक है, मोस्ट ऑफ अस. ठीक है, तो हमारे अंदर पहले ही एंटीबॉडी हैं, तो थोड़ी डोज दी स्ट्रिप्टोकोकाई के अगेंस्ट वी हैव एंटीबॉडी, तो उसको वैसे ही ख़त्म कर देगा. तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन. ओके, तो वी हैव टू गिव अ लार्जर डोज सो दैट एंटीबॉडी खत्म हो और देन दे कैन एक्ट. ठीक है, दूसरा क्या है? एक ये एंटीजेनिक ड्रग है, तो हाइपर सेंसिटिविटी में ये रिएक्शन दे दिया. हाइपर जो एनाफाइलैक्टिक है दैट इज़ अकरिंग इन 1 to 2% पेशेंट. ठीक है, इसको सेकेंड टाइम भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज विच आर जनरेटेड इन अ बॉडी विद एक बार दे दिया एंटीबॉडी, तब तक बन जाएंगे जब तक इसका एक्शन हो जाएगा. दूसरी बार देंगे, पहले एंटीबॉडीज़ हैं तो एक्शन टर्मिनेट होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रग वी हैव टू डिस्कस इज एल्टाप्लेस. तो ये रेकमेंड रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है. ठीक है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है. ठीक है, हाउ दिट इज प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी फ्रॉम ह्यूमन टिश्यू कल्चर. ठीक है, एंड इट कैटेलाइजेस क्या?
द क्लीवेज ऑफ एंडोजिनस प्लाज्मिनोजन टू जनरेट प्लाज्मिन। काम वही है लेकिन हम इसको बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। ये मॉडरेटली स्पेसिफिक है, वो क्या था, नॉन स्पेसिफिक था। ये याद करना है कि स्पेसिफिक कौन है, स्पेसिफिक फिब्रिन कौन है, और मॉडरेटली स्पेसिफिक फॉर फिब्रिन दैट इज बाउंडेड टू प्लाज्मा। तो जो बाकी हमारा प्लाज्मिनोजन है, प्लाज्मिन है, दैट इज नॉट लिक्ड, ठीक है। सो सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन का जो लेवल है दैट इज लोवर्ड ओनली बाय 50%। बाकी तो ये क्योंकि ये मॉडरेटली स्पेसिफिक है, पूरा स्पेसिफिक नहीं है, तो जो सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन है उसका लेवल 50% ही कम हुआ, पिछले में पूरा ही हो गया था। इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय PAI, ठीक है। प्लाज्मा हाफ लाइफ इज़ 4 to 8 मिनट इसकी, तो इसकी हाफ लाइफ इतनी कम है तो इसको या तो स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन से देना चाहिए, और इसको मोस्टली हेपेरिन के साथ देते हैं, ठीक है। एल्टाप्लीज है, इट इज़ नॉन एंटीजेनिक। जो हमारे पास पहले थी स्ट्रिप्टोकाइनेस, इट वॉज एंटीजेनिक, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन नोजिया, माइल्ड हाइपोटेंशन, फीवर में आकर, ठीक है। एक्सपेंसिव भी है ये, दैट इज़ एक्सपेंसिव, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग हम बात करेंगे दैट इज़ रेटाप्लीज है। इट इज़ अ नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड डिलीशन म्यूटेंट, नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड डिलीशन म्यूटेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट RTPA प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। दैट इज़ प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें उस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में किया क्या कि जो हमारे पास नेटिव हमारा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर था उसके कुछ अमाइनो एसिड निकाल लिए, ठीक है, और ये बन गया, ठीक है। दिस इज़ नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड डिलीशन म्यूटेंट ऑफ RNA, तो ये हट गया। तो जो ये चेंज किया ना हमने कुछ अमाइनो एसिड उसमें से हटा दिए, तो ये चेंज थी, इसकी वजह से इट इज़ अ लॉन्गर लास्टिंग, लॉन्गर एक्टिंग है, बट समवट लेस सिलेक्टिव है फॉर फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन, ठीक है। उसके बाद वी आर गोना टॉक अबाउट टेनेक्टोप्लीज। इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड सब्सटीट्यूशन म्यूटेंट है, और वो क्या था, डिलीशन म्यूटेंट था ऑफ नेटिव TPA, एंड हैज़ अ हायर फाइब्रिन सिलेक्टिविटी, स्लो प्लाज्मा क्लियरेंस। प्लाज्मा क्लियरेंस स्लो है तो इसका जो एक्सक्रीशन है दैट विल बी स्लो ना, एंड इसका एक्शन दैट विल बी लॉन्गर लास्टिंग, एंड रेजिस्टेंस टू इनहिबिशन बाय PIA। तो PIA 1 से ये इनहिबिट नहीं होता, ठीक है। ये एक अकेली ऐसी फाइब्रोलिटिक ड्रग है दैट कैन बी इंजेक्टेड इंट्रावेनसली एज अ सिंगल बोलस, मतलब एक लार्ज डोज में दे सकते हैं ओवर 10 सेकेंड। लेकिन जो जैसे एल्टाप्लेज है उसमें 90 मिनट्स का इन्फ्यूजन होता है, इतना टाइम देना पड़ेगा। और जो रेटाप्लेज है फॉर दैट वी नीड 2 इंजेक्शंस एट 30 मिनट इंटरवल, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली फाइब्रोलिटिक ड्रग्स दैट इज यूज्ड एज अ कंटिन्यूस बोलस। उसके बाद क्या है, तो इसका इसका यूज़ अगर हम बात करें, सो इसके इस वजह से देयर इज़ अ इंस्टीट्यूट फाइब्रोलिटिक थेरेपी कि अगर हमने डायग्नोज किया स्टेम आई, व्हाट इज स्टेम आई, इट इज़ ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। व्हाट इज़ दिस, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अगर हमने इसको डायग्नोज कर लिया तो इमीडिएटली इसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब अगर इवन इफ वी आर कमिंग टू द हॉस्पिटल विद अ पेशेंट, तो पेशेंट का इफ वी हैव डायग्नोज तो वी कैन गिव इट, ओके। अगर सो दिस वाज द यूज़ ऑफ इट। बाकी इफ ऑन अ जनरल बेसिस वी आर लेट अस स्टडी की व्हाट आर द यूजेस ऑफ फाइब्रोलिटिक्स, ठीक है। तो एक तो हो गया एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तो चीफ इंडिकेशंस ऑफ फाइब्रोलिटिक थेरेपी इज ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। और ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में फाइब्रोलिटिक आर एन अल्टरनेटिव फर्स्ट लाइन अप्रोच टू इमरजेंसी PCI। व्हाट वाज PCI? PCI इज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। अगर स्टेंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और इमरजेंसी में कर रहे हैं सो वी कैन गिव इट, ठीक है। रिकैनलाइजेशन ऑफ थ्रोम्बोज्ड कोरोनरी आर्टरी 50 to 90 केस में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है DVT में। सो हाउ DVT में इनका क्या है, जैसे DVT दैट इज अकरिंग इन लेग्स, मोस्टली लेग्स में होती है, पेल्विस में, शोल्डर में कम। अप टू 60% पेशेंट जो DVT के होते हैं दे आर सक्सेसफुली ट्रीटेड, ओके। इसका मेन एडवांटेज क्या है कि जो DVT में लाइक इन द वेन है ना, तो इन द वेनस वाल्व दे आर प्रिजर्व्ड एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करते हैं। तो फाइब्रोलिटिक थेरेपी इज इंडिकेटेड इन लार्ज लाइफ थ्रेटनिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। और जो लंग फंक्शन है मे बी बेटर प्रिजर्व्ड, लेकिन रिडक्शन इन मोर्टेलिटी इज नॉट दैट मच एस्टेब्लिश्ड, अगर मरना ही है तो मरेगा। और पेरिफेरल आर्टीरियल ओक्लूजन में तो जो फाइब्रोलिटिक है वो रिकैनलाइज कर देते हैं नियरली 40% लिम आर्टरी ओक्लूजन,
स्पेशली जो कि 72 आवर्स के अंदर उसके साथ ट्रीट कर दिया, व्हेन वी हैव ट्रीटेड विद देम फाइब्रोलिटिक्स अगर हमने दे दिया विद इन 72 आवर्स तो जनरली हो जाता है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट इंडिकेटेड व्हेन सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी इज़ नॉट पॉसिबल, तभी इसको इंडिकेट करेंगे जब सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो पेरिफेरल आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइसिस हैं दैट आर मोर सक्सेसफुल विद दिस, ओके। सो अभी स्ट्रोक के बारे में, तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी ऑफ इश्चेमिक स्ट्रोक इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप लिव सिंस सिस्टम ऑन सेट, ठीक है। तो जितना जल्दी दोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूव न्यूरोलॉजिकल आउटकम इज टू बी बैलेंस विद द रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज। तो जो एल्टेप्लेज है दैट इज अप्रूव फॉर द यूज इन इश्चेमिक स्ट्रोक, एंड करंट ओपिनियन क्या कहता है कि वी कैन यूज इंट्रावेनस इन्फ्यूज किया in carefully selected patient who can be treated within 3 to 4 hours of onset, ठीक है। और इंट्राक्रेनियल हेमरेज का जो हमारे पहले हम किस में यूज़ करेंगे कि इसमें किसको यूज़ करना है, अल्टेप्लेज को इंट्रावेनस दे दिया सीधा जब हमें पता चल गया इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है या होने के चांसेस हैं, और इसमें ऑन साइड मतलब एमआई वगैरह का स्ट्रोक आया है, सो विद इन 3 to 4.5 hours we have to use that, okay, intravenously we can infuse, okay। सो द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जैसे अगर कोई हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज या इस्चेमिक स्ट्रोक विद इन पास्ट 3 मंथ में कोई है, हेड इंजरी ट्रोमा वगैरह हुआ है, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर वगैरह है, न्यूरिज्म है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया एक्सेट्रा, पेशेंट रिसीविंग एंटीकोएगुलेंट हो गया, पेप्टिक अल्सर, कोई वाउंड है, टूथ एक्सट्रैक्शन है। टूथ एक्सट्रैक्शन में वी हैव ना कि अगर हीमोफीलिया में टूथ एक्सट्रैक्शन किया है, सो फॉर दैट वी हैव टू सी कि क्या है। मेजर सर्जरी हुआ है विद इन 3 वीक्स में, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी में वी कैन नॉट यूज़, वी हैव डिस्कस। So that's all for this video. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel.